हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा केंद्रक के बारे में। केंद्रक में जो क्रोमेटिन होता है और केंद्रिका होती है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आज का बेसिकली टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो है यह कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब यही हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी पर ट्रांसफर होता जाता है, पिता से पुत्र या पुत्री में और उसके बाद आगे। और दूसरी बात ये जानने वाली है कि इसमें सूचनाएं लिखी होती है, कह सकते हैं। अब वो किस तरह से लिखी होती हैं, किस तरह से सूचनाएं संचित हैं, वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इसमें सूचनाएं हैं। अब चूंकि यह आनुवांशिक है इसलिए इसमें आनुवांशिक सूचनाएं हैं। तो डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके अलावा डीएनए द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स। अब ये डबल हेलिक्स क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा कि किस तरह से द्विकुंडलित। ये बात सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। इस कारण से उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि इनका नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया गया है। उसका कारण ये था कि उन्होंने किसी नस्ली टिप्पणी की थी किसी पर, इस कारण से उनका नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित है, डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड है। चलिए, तो हम थोड़ा सा डीएनए की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। उसके पहले जो मैंने अभी कहा उसको हम एक बार लिख लेते हैं कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है और साथ ही है द्विकुंडलित है। वाटसन एवं क्रिक ने यह बताया था। चलिए, डीएनए की संरचना के अंतर्गत हम बात करें, सबसे पहले शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं, शर्करा होती है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप केवल नाम जान लेना ही यहाँ पर काफी होगा। नाइट्रोजनस बेस के नाम जान लेना काफी होगा। शुगर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी शुगर होती है। तो आपने सुना होगा कि डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। देखिए, राइबोज एक शुगर का टाइप है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि राइबोज ना होकर डीऑक्सी राइबोज है। डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहां पर हमें समझना होगा कि आखिर राइबोज शुगर क्या होती है। तो इसका दूसरा नाम अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो पेंटोज है उसका दूसरा नाम। अब देखिए, कोई भी अगर शुगर है, शर्करा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और ON, जहां N की कोई वैल्यू हो सकती है। अब अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के बारे में आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको आप हेक्सोज भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर कार्बन के 6 परमाणु हैं। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर ये हेक्सोज है तो पेंटोज का फॉर्मूला क्या होगा। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला होगा, पेंटा मतलब 5, आपने पढ़ा होगा। पेंटा का मतलब 5, तो C5, यानी कि N की वैल्यू 5 होगी। तो H2N में कितना आ जाएगा, H10 हो जाएगा और ON में O5 हो जाएगा। इस तरह से पेंटोज या राइबोज शुगर का फॉर्मूला होगा C5H10O5। लेकिन एक बात और समझिए कि यहां पर लिखा है डीऑक्सी। अब इस डीऑक्सी का मतलब क्या है, समझने वाली बात यहां पर यह है कि इस डीऑक्सी का मतलब क्या है। तो डीऑक्सी का मतलब
डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटोज में या राइबोस शुगर में, देखिए राइबोस शुगर और पेंटोज शुगर एक ही चीज है। राइबोस शुगर में क्या करना है, एक ऑक्सीजन कम कर देना है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इस 5 की जगह में कितना करना है, 4। इसका मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो अभी तक आप बचपन से पढ़ते आए हैं डीएनए आरएनए में अंतर, कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि डीऑक्सीराइबोस का मतलब ये है कि राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन कम है। तो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो ये होगी, कौन सी, डीऑक्सीराइबोस यानी कि C5H10O4। इसके अलावा जो दूसरी चीज हमने पढ़ी स्ट्रक्चर में, संरचना में डीएनए की, वो है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन क्षार, ये दूसरी चीज जो है वो है नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजनस बेस। ये 4 होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, दूसरा थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए की संरचना में उपस्थित होती है। यहां पर एक बात और मैं बता देता हूं कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। अब ये जुड़ता है क्या, क्या मतलब है, ये हम आगे समझेंगे कि कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है। लेकिन एडेनिन थायमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और अगर कहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो बॉन्ड है वो दरअसल किस टाइप के बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और ये बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप नाइट्रोजन क्षार को समझ गए कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित होते हैं। इसके बाद एक नाम जो है वो है फास्फेट ग्रुप, जिसका आपको केवल नाम याद रखना है। इस तरह से आप ये समझे कि डीएनए की संरचना के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक शुगर, वो भी कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरी बात आपने ये समझी कि नाइट्रोजन क्षार कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। और तीसरी चीज फास्फेट ग्रुप। अब ये किस तरह से जुड़े होते हैं और किस तरह से डीएनए की एक इकाई का निर्माण करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डीएनए की इकाई के लिए हमने बात की थी कि शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और कोई एक नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस बेस है। तो कोई एक चारों में से, जैसे एडेनिन। तो इस तरह से एक संरचना बनेगी और यह एक इकाई है किसकी, डीएनए की। और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की इकाई है। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए की भी इकाई है और आरएनए की भी इकाई है। अभी आरएनए पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, दोबारा से नहीं बताएंगे वहां पर। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये एक संरचना, यह एक इकाई जो बनी, इस इकाइयों, ये इकाई मिलकर डीएनए या आरएनए बनाते हैं। तो यही इकाई क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। जैसे कि दीवार बनाने के लिए ईंट एक इकाई मान लीजिए, ईंट, बहुत सारी ईंट मिलकर एक दीवार बना देती हैं। उसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए या आरएनए बनाते हैं। तो अब ये कैसे बनाते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित यानी कि डबल स्टैंडर्ड मॉडल है। वाटसन एवं क्रिक ने ये बताया था। तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब
क्या है यहाँ पर समझ लीजिए कि वो किस तरह से संरचना बनाते हैं। तो पहले तो आपको पता होगा कि डीएनए इस तरह से है, अगर डबल स्टैंडर्ड है तो इस तरह से है। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें, इस तरह से आपने एक चित्र देखा होगा डीएनए की संरचना का। अगर हम इसको इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं, थोड़ा ओपनली देखें, खोल के देखें, तो किस तरह से संरचना आएगी, इस तरह से संरचना आएगी और बीच में से इस तरह से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब ये क्या है दरअसल, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से कि यह संरचना अगर आप जूम करेंगे तो कैसी दिखेगी। देखिए ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये ए का मतलब एडेनिन है, टी का मतलब थाइमिन है, ऐसे कोई भी क्षार हो सकता है, ठीक है। फिर मान लीजिए साइटोसिन है और यहाँ शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। मान लीजिए गुआनिन है, ये शुगर है और यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ईंट है, ईंट जिस तरह से दीवार बना देती है उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड इकाई है जो कि डीएनए की संरचना को बनाती है। कैसे बनती है देखो, मैंने आपसे क्या कहा, पहली चीज तो इन चारों को हम जोड़ लेते हैं। ये चारों इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ जाएगा और ये आगे चल के एक अन्य न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा। मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे कि एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। इस तरफ भी एक इसी तरह की संरचना होगी। क्यों, क्योंकि ये द्विकुंडलित है, डबल स्टैंडर्ड है। अगर आरएनए होता तो इतने पे हम खत्म कर देते कि आरएनए की संरचना हो गई, लेकिन मैंने क्या कहा, ये डीएनए है, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। तो हम डबल स्टैंडर्ड देखेंगे कि एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से जुड़ेगा। कैसे, डबल बॉन्ड से। थाइमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। साइटोसिन गुआनिन से, ट्रिपल बॉन्ड से। और गुआनिन किससे, साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड से। और इसी तरह से ये हो जाएगा और यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, शुगर हो जाएगी और फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, शुगर हो जाएगी और फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। इसको आप चाहें तो जोड़ लीजिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर ये ऐसे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड ये बन गया, एक स्टैंडर्ड ये बन गया और दूसरा स्टैंडर्ड ये बन गया। मतलब ये वाली संरचना जो है वो यह है और ये दूसरी संरचना जो है उसका हिस्सा यह है। तो हम कह सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो डीएनए का है और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किस तरह से डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहां पर डीएनए की संरचना को आपने समझा। डीएनए के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि वह एक आनुवांशिक पदार्थ है, द्विकुंडलित है और उसमें सूचनाएं हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ का मतलब तो आप समझ गए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और द्विकुंडलित का मतलब भी आप ये समझ गए कि ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कुंडली बनी और उस एक कुंडली से दूसरी कुंडली आकर जुड़ गई, तो इसे हम द्विकुंडलित कह रहे हैं। लेकिन अब तीसरी बात कि सूचनाएं हैं इसमें, तो अब ये सूचनाएं किस तरह से डीएनए पर लिखी हुई हैं या संचित हैं वो आप समझ लीजिए। तो ये सूचनाएं जो हैं इन्हीं नाइट्रोजन बेस के अनुक्रम के रूप में लिखी गई, यानी कि ये नाइट्रोजन बेस ही कोड का निर्माण करते हैं और इन्हीं नाइट्रोजन बेस के कोड में यह सूचनाएं लिखी गई हैं। और ये कोड जो होते हैं वो 3 नाइट्रोजन बेस के रूप में होते हैं, यानी कि कोई भी कोड, जैसे यहाँ पर देखिए ATC एक कोड हो जाएगा, ATC एक कोड हो जाएगा, यहाँ पर G और आगे भी जो कुछ होगा वो दूसरा कोड हो जाएगा।
ऐसे ही तीसरा कोड हो जाएगा। और मैक्सिमम पॉसिबल कोड जो है वो 64 है, उनको कोडॉन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए फैक्ट के रूप में कि नाइट्रोजन बेस के जो कोड है उन्हें कोडॉन कहा जाता है और वो 64 होते हैं, 64। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि कोडॉन के रूप में सूचनाएं डीएनए पर लिखी होती हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको क्लियरली समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे कि मान लीजिए ATC, इस तरह से एक कोडॉन हो गया। ए भी हो सकता है, तीनों ए हो सकते हैं, एक कोडॉन ये हो गया मान लीजिए CAG, ये कोडॉन है, ये कोडॉन। इस तरह से कितने कोडॉन हैं? 64 कोडॉन है। इन्हीं 64 कोडॉन की मदद से डीएनए पर सूचनाएं लिखी हुई। ठीक, अब एक चीज और समझ लीजिए कि आखिर ये सूचनाएं किस तरह से कारगर हैं। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सूचनाओं के एक विशेष क्रम को, जिस पर किसी लक्षण को निर्धारित करने की जिम्मेदारी है, उसे जीन कहते हैं। और जीन दरअसल डीएनए का एक खंड है। यानी कि डीएनए अगर पूरा ये है डीएनए, तो उसके बीच में मान लीजिए ये एक ऐसा खंड है जिस पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? जीन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए इंसुलिन, अब ये इंसुलिन क्या है ये हम पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या है, क्या करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इंसुलिन का जीन है, तो उस पर कोई इंफॉर्मेशन होगी। तो कैसी इंफॉर्मेशन होगी? इसी तरह से होगी AAA, TGC, ATC, इस तरह से इंसुलिन का कोई जीन होगा जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहां पर ये समझें कि सूचनाएं दरअसल डीएनए में किस तरह से संचित हैं या लिखी गई हैं, नाइट्रोजन क्षार के एक विशेष अनुक्रम के रूप में। और यह अनुक्रम कितने का होता है? 3 के कोडॉन के रूप में होता है। कितने कोडॉन होते हैं? 64 कोडॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप डीएनए की संरचना को समझे, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है ये समझे, डीएनए द्विकुंडलित है ये समझे, और ये भी समझे कि किस तरह से डीएनए में सूचनाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपने डीएनए समझा। अब है आरएनए। आरएनए को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास से संबंधित जो भी डाउट्स हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी सुझाव है आप वो दे सकते हैं। और बाकी जो फैक्ट्स हैं इसके संबंध में, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम अपनी फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम आईडी पर उपलब्ध कर देंगे। थैंक यू।